रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामेश्वर नाम के गांव में एक विष्णु नाम का लड़का रहा करता था, जो कि अनाथ था। उसे गांव वाले देखकर हमेशा बोलते रहते कि बेचारे की किस्मत में भगवान ने बहुत दुख लिखे हैं। इसीलिए वो बचपन से भगवान राम जी की मंदिर में जाकर उन्हें कोसता, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाता। एक दिन विष्णु मंदिर के बाहर। आज पूरे 20 साल हो गए मेरी माँ और पिताजी से मुझे अलग किए हुए। आज तो अब बहुत खुश होंगे ना? ठीक है, जाओ खुश रहो। मैं भी रोज ऐसे ही आपको याद दिलाते रहूंगा कि आपने मेरे साथ कितना गलत किया है। क्यों भाई विष्णु, क्या बात हो गई? तू यहाँ मंदिर में क्या कर रहा है? और तेरे ये गंदे पैर यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हैं? तुझे पता है ना, तो जैसे गरीब के लिए ये राम मंदिर में कोई जगह नहीं है। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये मंदिर बस तुम जैसे अमीर और जमींदार लोगों के लिए होता है। और हाँ पंडित जी, इतना बोल दूं, मेरा पैर गलती से वहाँ छू गया था, वरना क्या? तू ठहरा गरीब मजदूर, और तू कर भी क्या सकता है? तेरे जैसे गरीब प्रभु राम के दर्शन के लायक नहीं है, इसीलिए तुम जैसे गरीबों को मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता। अरे पंडित जी, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं कभी भी नहीं आने वाला मंदिर में अंदर। आप अमीर लोगों का मंदिर है ये। मैं चलता हूँ यहाँ से, आपसे कोई बहस नहीं करनी है मुझे। हाँ, चला जाए यहाँ से। वैसे भी मेरे प्रभु की आराधना का वक्त हो रहा है। प्रभु, आपको बड़ी दिक्कत हुई उस गरीब के आने से, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ज्यादा माफी मत मांगो पंडित जी, वरना आपको भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे, जैसे मेरे माता पिता को लेकर चले गए थे। अरे तू तो जन्म से अभागा है, तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुझे पता है, तुझ जैसे गरीब के घर राम जी कभी नहीं आएंगे, इसीलिए तो अभागे होते हैं तुझ जैसे गरीब लोग। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ हम गरीब का राम मंदिर क्यों और कैसे नहीं होता। अब मैं आपके राम जी से पूछूंगा कि आप हम गरीबों के लिए क्यों नहीं हो। हर रोज विष्णु राम मंदिर आता और अपने दुखों का कारण पूछता। ऐसे ही एक दिन विष्णु की बेटी खेलते हुए मंदिर के अंदर अनजाने में घुस जाती है, और वहाँ के कुछ लोग और पंडित उसकी बेटी को पीटते हैं और उनको गांव से निकाल देते हैं। तीनों गांव से बाहर के जंगल की तरफ जाते हुए। सुनिए जी, हम अब कहाँ जाएंगे? इतनी रात को इस जंगल में कहाँ भटकेंगे? क्यों, जहाँ पैर जाएंगे तुम भी हमारे साथ वहीं चलना। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ। जी परेशानी तो है, रानी की इतनी बुरी हालत हो रही है कि क्या बताऊं। इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है। कैसे मारा है मेरी नाजुक सी फूल सी बेटी को। कोई बात नहीं, उनमें इतनी ही समझ थी, इसीलिए उन्होंने हमारी छोटी सी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया। जरा रुकिए, आगे मत बढ़िए, मुझे डर लग रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो छुपकर। ये तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ भी नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे भी ये इलाका जंगली जानवरों का है, यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझने की कोशिश करते? मुझे अचानक से ठंड लगने लगी है। मुझे यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा है। पागल हो गई हो क्या? देखो, एक तो मुझे यहाँ पर रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर जाने का, और तुम हो कि अभी मेरे साथ मजाक कर रही हो। ये सब नाटक मत करो। विष्णु और राधिका जा ही रहे होते हैं कि तभी राधिका को लंबा आदमी, सींग वाला, जिसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे, वो नजर आता है। तभी राधिका अपने पति को भी दिखाती है। वैसे ही पीछे से एक गडरिया आता है और बोलता है, क्या हुआ? आप सब इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी भयानक जंगल में? आपको एहसास होना चाहिए था कि आपके साथ 2 स्त्रियाँ आई हैं, उनका ख्याल तो रखते। लेकिन आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो गडरिया हूँ। अपना भेड़ बकरी को यहाँ चलाने के लिए लेकर आया था। शाम से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहे। क्या तुम लोगों में से किसी ने भी 3-4 भेड़ बकरी को देखी है? अरे क्या बताएं भाई साहब,
अगर हमने आपकी भेड़ बकरी देखी होती तो आपको जरूर बता देते। हम खुद यहाँ रास्ता भूल गए हैं, पता नहीं कहाँ से बाहर निकले और कैसे निकले। वैसे भी अभी अभी मेरी बीवी ने कुछ महसूस किया था। अच्छा, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देता हूँ, ताकि तुम सब पूरी सुरक्षा के साथ इस जगह से बाहर चले जाओ। लेकिन मैंने अभी अभी यहाँ कुछ देखा है जो बहुत बहुत भयानक था दिखने में। जैसे उसकी आंखें लाल लाल, लंबे, पूरे शरीर में बाल थे। अरे वो जंगल का पिशाच था। वो हर उस इंसान को मार देता है जो रास्ता भटक जाता है। ऐसे ही वो मेरे कुछ भेड़ बकरी भी खा गया, इसीलिए मैं अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए निकला हूँ। क्यों, आपको डर नहीं लगता क्या इस जंगल के दानव से? शायद ये आपको कुछ हानि पहुंचा दे। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को बचाने आया हूँ, ताकि वो पिशाच तुम लोगों को कोई हानि ना पहुंचा दे। अब ऐसा करो, ये धागा तुम तीनों बांध लो और इसे कभी उतारना मत। लो, आ गए हम जंगल से बाहर। धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ हम जंगल के बाहर तो आ गए, लेकिन अभी तक आपका नाम नहीं पता। अरे मेरा नाम तो रामा है और मैं यही पास में रहता हूँ। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे थे, वो भी इतनी रात को? कोई जरूरी काम है क्या जो आप लोगों को इतनी रात को इस जंगल के रास्ते जाना पड़ रहा है? नहीं, हमें कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। बस हम लोग गरीब है ना, और अनजाने में मेरी बेटी मंदिर में घुस गई थी, इसीलिए हम लोगों को गांव से निकाल दिया है। ठीक है ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ से कोई आपको नहीं निकालेगा। रामा गडरिया उनको लेकर एक खंडर में जाता है और उन्हें उसी खंडर के अंदर रहने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तीनों बहुत थक चुके थे, इसीलिए वो उस खंडर में पहुँचते ही वहाँ जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह राधिका विष्णु से बोलती है, सुनिए, ये तो खंडर है, हम कैसे रहेंगे यहाँ और क्या खाएंगे? यहाँ तो शायद कुछ खाने पीने को भी ना मिले। जंगल जंगल भटकने से तो अच्छा है कि हम इस जगह पर रह जाएं और यहीं रहकर खाने की बात भी देखते हैं। मैं कुछ फलों का इंतजाम करता हूँ, तब तक तुम यहीं साफ सफाई कर लो। नहीं नहीं, हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर कल रात को वो भयानक दिखने वाला दानव फिर से आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? उस भले इंसान का क्या नाम था? उनका, हाँ, रामा। उन्होंने हमें इस जंगल में सुरक्षित पहुंचाया है, तो यह जगह हमारे लिए ही है। उन्होंने कहा भी तो था, यहीं आप लोग रह भी सकते हो। हाँ, कहा तो था, लेकिन हम आपके बिना यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, साथ चलते हैं, और कुछ खाने को मिल जाता है तो लेते हुए आता हूँ। अभी यहाँ साफ सफाई भी करनी है, तो जल्दी आना है लौटकर। विष्णु अपनी बेटी और पत्नी को लेकर कुछ समय बाद हाथों में फल लेकर वापस लौटता है और खंडर साफ करते हुए उनको राम जी की मूर्ति मिलती है। तभी विष्णु बोलता है, क्या बात है, आप मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं? अरे मुझे और मेरे परिवार को गांव से निकाल दिया है, अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। प्रभु राम जी की मूर्ति और इस हालत में, लेकिन यहाँ प्रभु राम की मूर्ति आए कहाँ से? अरे तुम्हारे प्रभु को मुझे ऐसी हालत में देखना पसंद है, इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ वही चले आते हैं। सुनिए जी, ये कोई आम खंडर नहीं है और ना ही कल रात को मिले गडरिया आम इंसान थे। क्या बोले जा रही हो तुम? आखिर बोलना क्या चाहती हो तुम? अरे ये तो मंदिर है, और ये इतना बड़ा मंदिर कहाँ से आया? आप समझ रहे हो, कल रात को हमें जो मिले थे वो प्रभु राम थे, जिन्होंने हमें दर्शन दिए। वो राम भगवान थे, रामा नाम बताया था, और वो हमारी रक्षा के लिए खुद धरती पर आए थे, और हम उनको पहचान तक नहीं पाए। मुझ गरीब को पूरा राम मंदिर ही दे दिया प्रभु ने तो। अब हम यहीं इसी मंदिर में रहा करेंगे और इस दिवाली गरीब के राम मंदिर में पूजा होगी। विष्णु अब प्रभु राम जी के मंदिर को बहुत अच्छे से साफ कर उनकी पूजा किया करता था और कुछ दिनों में दिवाली के दिन पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाता है, जिसकी रोशनी बड़ी दूर दूर तक जाती है और सभी गरीब अमीर
इस राम मंदिर के दर्शन करने हर दिवाली में आते हैं। शादी को 4 साल गुजर गए थे, पर अवनी को अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बस इसीलिए अवनी की सास काजल उससे चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक शाम अवि और काजल हॉल में बैठे हुए थे। तभी अवनी अपनी सास काजल और पति अवि के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देती हुई कहती है, माँ जी चाय पी लीजिए। हाँ दे दे मुझे, मेरे घर की औलाद तो नहीं दे सकती, पर कम से कम मुझे एक कप चाय तो पिला ही सकती है। माँ कैसी बात कर रही हो आप? और नहीं तो क्या, पर क्या गलत बोल दिया मैंने इसको? अरे भाई, मेरे खानदान को ये नहीं बढ़ा रही है तो मैं इसको बोलूंगी ही ना। माँ अब जब आप ही अपनी बहू को इस तरह से ताने देती हैं, तो दुनिया तो अवनी को ताने मारेगी ही ना। बेटा मेरी इससे कोई पुरानी दुश्मनी थोड़ी ना है, जैसे इसके कर्म है वैसे इसको सुनना पड़ रहा है। माफ करना माँ जी, पर अगर मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी है ना। हाँ बहू सही बोल रही है तू, ये भगवान की मर्जी है, पर शायद खुद भगवान भी नहीं चाहता कि तू माँ बने, क्योंकि तू एक कुलक्षणी है। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ही ले। अरे तेरी दूसरी शादी होगी, तू भी खुश रहेगा, साथ ही वो इस घर के अंश को जन्म देगी। सोच, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। माँ आप जानती है ना, मैं अपनी पत्नी अवनी से कितना प्यार करता हूँ, और मैं उसके अलावा किसी और को अपनी पत्नी बनाने की सोच भी नहीं सकता। पर बेटा अवि, मेरी बात तो सुन। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। जब से इस घर में आई है, ना जाने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर रखा है, पर ना तो मेरी बात सुन रहा है, ना ही मेरी कोई बात मानता है। मेरे बेटे को तो उसने अपने वश में कर रखा है, साथ इस घर को कोई वारिस भी नहीं दे रही है ये। काजल धीरे से अवनी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, पर अवनी ये सब कुछ सुन लेती है। पर बेचारी करती भी तो क्या करती, शायद उसकी जिंदगी में औलाद का सुख था ही नहीं। समय गुजरता है, पर दिन वो अवनी को तरह तरह के ताने कसा करती। साथ ही वो अपने बेटे अवि को दूसरी शादी के लिए भी काफी फोर्स किया करती, पर अवि अपनी माँ की एक नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन काजल खुद से कहती है, अवि शादी के लिए नहीं मान रहा है, पर मुझे अपने बेटे की शादी तो करवानी ही पड़ेगी। क्यों ना मैं अवनी को ही शादी के लिए मना लूं। अगर अवनी मान जाएगी तो अवि भी मान जाएगा। यही सही रहेगा। अवनी के मनाने से अवि मान जाएगा। ये सोचकर काजल अवनी के पास जाती है और उससे कहती है, अवनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है ना। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं, और आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने तेरे साथ सही नहीं किया, साथ ही मैंने तुझे हमेशा कोसती रहती थी। पर बहू तू भी तो सोच जरा कि सभी के घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, पर अपना घर वीरान पड़ा हुआ है। अब तू ही है जो कुछ कर सकती है। माँ जी पर मैं माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ अवनी कि तू माँ नहीं बन सकती, तभी तो मैं तेरे पास आई हूँ। अब एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। मदद? कैसी मदद माँ जी? अब तू ही अवि को दूसरी शादी के लिए मना सकती है। बहू प्लीज उसको दूसरी शादी के लिए मना ले। देख बहू, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुझसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। अब तू ही है जो इस घर को खुशियाँ दे सकती है। अपनी सास की बात सुनकर अवनी को एक झटका लगता है, पर वो अपनी सास को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी सास ने उससे पहली बार इस घर की खुशियाँ मांगी थी, और खुशियों में कुछ और नहीं बल्कि उसकी सौतन थी। अवनी अपनी सास को निराश नहीं करना चाहती थी, और वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जी से खुद बात करूंगी। अवनी की बात सुनकर काजल वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, पर अवनी पर क्या बीत रही थी शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शाम को जब अवि घर आता है तो अवनी अवि से उसकी दूसरी शादी की बात करती है। ये सुनकर अवि गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो अवनी, तुम मुझे तुम्हारी सौतन लाने को बोल रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, पर माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उनको निराश नहीं कर सकती, इसलिए अवि प्लीज मेरी बात मान जाओ। अवनी की आंखों में आंसू और उसकी बार बार रिक्वेस्ट देखकर अवि दूसरी शादी के लिए मान जाता है, और अब बहुत जल्द अवि की दूसरी शादी रूही नाम की लड़की से हो जाती है। शादी की पहली रात जहाँ एक तरफ अवनी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी, तो वहीं अवि रूही से कहता है, रूही देखो, मैंने तुमसे ये शादी मजबूरी में की है। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, बस इसीलिए मैंने उसकी बात मानी है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रूही को बहुत बुरा लगता है, और वो उससे इस मजबूरी की शादी का कारण पूछती है, जिसके बाद अवि उसे सारी बात बताता है।
ये जानने के बाद रूही अपने दिल पर पत्थर रखकर अवी से कहती है, आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं अभी जी, इसलिए आप उनके पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। रूही की ये बात सुनकर अब अवी को भी इतना समझ आ गया था कि रूही कितनी साफ दिल की है, पर वो उस समय उससे कुछ नहीं बोलता और अवनी के कमरे में चला जाता है। अवी को अपने कमरे में देखकर अवनी कहती है, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर माँ ने आपको देख लिया तो वो बहुत चिल्लाएंगी। अवनी, रूही बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है। ये जानते हुए कि उसकी आज मेरे साथ पहली रात है, जब मैंने उसको सारी बात बताई तो खुद उसने तुम्हारे पास मुझे भेज दिया। रूही इतनी अच्छी है, ये जानते हुए भी आप मेरे पास आ गए। अभी इन सब में उसका क्या कसूर है? उसको आपकी पत्नी होने का अधिकार तो दीजिए। अवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, और आज की रात ना तो वो अपने के पास रहा और ना ही रूही के। अगली सुबह रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी अवनी वहाँ आती है और उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है दीदी? कल रात तुमने अभी को मेरे कमरे में क्यों भेज दिया? तुम्हें पता भी है अगर माँ जी को ये पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगी। दीदी मैंने कुछ गलत नहीं किया, और रही मम्मी जी की बात, तो उन्होंने अपनी बात मनवानी थी, उन्होंने मनवाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूं। रूही, तुम्हारी शादी हुई है मेरे पति से, तुम मेरी सौतन हो, तुम्हें मुझसे चिढ़ना चाहिए। दीदी अभी तक तो नफरत नहीं आई, बस ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, भगवान ने भी आपके साथ गलत किया है और मम्मी जी ने भी। रूही की बातें सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले से लगाकर कहती है, रूही, तुम मेरी सौतन हो और सौतन ना तो कभी बहन बन सकती है ना ही सहेली, इसलिए तुम दूर रहो मुझसे और अपना हक लेने की कोशिश करो। इतना बोलते ही अवनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है, पर अवनी और रूही के बीच ना तो नफरत थी और ना ही लड़ाई। वो दोनों ही सहेलियों की तरह रहने लगती हैं। ये देखकर कि दोनों सौतनों के बीच काफी प्यार है, काजल बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बहू की बलाई उतारते हुए कहती है, हाय मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे, देखो जरा दोनों में कितना प्यार है। मम्मी जी, भला प्यार होगा क्यों नहीं, दीदी ने मुझे अपनी सौतन कभी माना ही नहीं, हमेशा अपनी सहेली की तरह मुझसे प्यार किया, तो इसी नाते वो मेरी सौतन ना होकर मेरी सहेली हुई। हाँ बहू, ये तो है, मेरी अवनी है ही इतनी प्यारी। मम्मी जी, जब आपको अपनी बहू इतनी ही पसंद थी तो आपने अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करवाई? बहू, मेरी अवनी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जगह शायद कोई दूसरी औरत होती तो वो भी यही करती, मुझे बस इस घर का वारिस चाहिए था जो कि अवनी नहीं दे सकती थी। रूही कोई और सवाल करती उससे पहले ही काजल वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। देखते ही देखते अभी रूही के क्लोज आता है और बहुत ही जल्द रूही प्रेग्नेंट होती है। जहाँ दोनों सौतन एक दूसरे की अच्छी सहेली बनती हैं, तो वहीं अब उनके घर को बहुत खुशियाँ भी मिलती है। और इस खुशी को देखकर अवनी कहती है, सौतन सहेली बन गई, इससे ज्यादा बड़ी और खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। पर हमारे घर में इससे बड़ी खुशी आई है और वो इस घर का आने वाला वारिस है। इतना बोलकर अवनी रूही को गले से लगा लेती है। नीलू किचन का काम कर रही होती है, तभी रूबी किचन में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप जाकर नहा लो, तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ। बहू मैं कर लूंगी, और सब काम तो हो ही गया, जाकर नहा ले तू पहले। माँ जी, मैं करती हूँ ना ये काम, आप जाओ नहा लो। बहुत कहने पर भी जब नीलू काम करती रहती है तो रूबी नहाने चली जाती है, और वो जानती थी कि उसकी सास उसे कितना मानती है, ज्यादा काम भी नहीं करने देती है। ये सोचते हुए रूबी नहाने चली जाती है। देर शाम नीलू बाहर दरवाजे पर औरतों से बातें कर रही होती है। तभी रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी सुनिए। अपनी नवेली बहू रूबी, जिसकी शादी को अभी महज 2 महीने हुए थे, वो घर से बाहर आता देख नीलू बिना कुछ बोले रूबी का हाथ पकड़ उसे घर में लाती है और कहती है, बहू क्या जरूरत थी घर से बाहर आने की, मैं तो आ रही थी ना। अब सारी औरतें मेरा मजाक बनाएगी कि मैं अपनी बहू पर काबू नहीं रख पाई, और वो शादी के 2 महीने बाद ही घर की चौखट को लांघकर बाहर आ गई। माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो नहीं गई थी बाहर, मैं तो खाना पूछने ही गई थी आपको। आप काफी समय से बाहर थी, इसलिए मैंने सोचा कि उनका आने का भी समय हो रहा है, क्यों ना मैं आपसे खाने के लिए पूछ लूं। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर आकर दिखावा करने का। क्या बोली?
दिखावा? दिखावा कौन करता है? मैं दिखावा करती हूँ? कहना क्या चाहती है, साफ बोलना। आपको जो समझना है समझो। माँ जी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा हो या आपको बुरा लगे। आप तो बिना बात के ही गुस्सा कर रही हो और भड़क रही हो मुझ पर। 2 दिन नहीं हुए आए हुए और तू अपना रंग दिखाने लगी बहू। मैं तुझे अपनी बेटी मानती रही, पर तू बेटी नहीं बन पाई और ना ही बन सकती है। मुझे आपकी बेटी बनना भी नहीं है और आप मेरी माँ जैसी कभी हो ही नहीं सकती। इस बहस के बाद नीलू को बहुत बुरा लगता है कि जिसे वो अपनी बेटी की तरह मान रही थी, उसने आज उसे पलटकर जवाब दिया है और ये बात नीलू को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से नीलू अब रूबी को सबक सिखाने का फैसला लेती है और कहती है, वेट एंड वॉच। अब तक तूने मेरा प्यार देखा है मेरी प्यारी बहू, लेकिन अब तू मेरा वार देखेगी। और यहीं से शुरू होती है सास बहू की तकरार। और अगले दिन सुबह नीलू हॉल में बैठी बैठी टीवी देखते हुए रूबी से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे बर्तन, कपड़े, पोछा सब तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ। अब आएगा ना मजा जब ठंडे ठंडे पानी में पोछा बर्तन करने पड़ेंगे। आज रूबी ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोती है, हाथों से कपड़े धोती है और पोंछा लगाती है। और दिन तो उसका आधा काम उसकी सास नीलू कर दिया करती थी, लेकिन आज रूबी बुरी तरह थक चुकी थी और इस थकान में वो दोपहर के 3 बजे अपना काम खत्म करके सोने जाती ही है। वैसे ही नीलू की आवाज आती है, ओ बहू कहाँ है? आज मैं नहाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। लगता है तूने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, लेकिन मेरे कपड़े कहाँ धोए हैं? अगर आज नहीं धोएगी तो कब धोएगी? तू तो जानती है ना कि ठंड में कपड़े सूखते नहीं है जल्दी। माँ जी, अभी तो सांस भी नहीं लिया मैंने ढंग से। अभी काम खत्म करके ही आई हूँ। मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से और आप कह रही हैं कि मेरे कपड़े धो दो। माँ जी, कल धो दूंगी ना। बहू, इन वजहों से ही तो लक्ष्मी चले जाती है घर की, और घर में कलेश होता है। घर को जितना साफ रखो उतना अच्छा होता है। अच्छा माँ जी, मैं धोती हूँ आपके कपड़े। ये कहकर थकी हारी रूबी फिर से कपड़े धोने लगती है। और जब उसके कपड़े धुल जाते हैं और वो किचन में आती है तो देखती है उसकी सास ने काफी बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं। ये देख रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी, मैंने तो सारे बर्तन साफ कर दिए थे, तो ये सारे कहाँ से आ गए? अच्छा, मैं तुझे बताना भूल गई थी बहू। मैं विमला के घर गई थी। उसके घर पे छोटी सी किटी पार्टी थी। सब अपने अपने घर से चाय पकौड़े लेकर गए थे, तो मैं भी बना कर ले गई। अब जब काम करके आ ही रही है तो लगे हाथ इसे भी निपटा ही लेना। माँ जी, अब मैं इन्हें शाम के बर्तन के साथ ही साफ करूंगी। मुझसे तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ठंडे पड़ गए हैं, काम भी नहीं कर रहे। बहू, तुझे अभी तो बताया कि साफ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है, और साफ सफाई कितनी जरूरी होती है ये तो तुझे पता ही है ना। रूबी ये सब देख समझ गई थी कि उसकी सास उस पर गुस्सा निकाल रही है और कुछ भी नहीं। उसके हाथ ठंडे होने के बावजूद भी वो अपनी सास नीलू के गंदे किए बर्तन धोती है। और इस तरह सारा काम खत्म करके रूबी को 4:30 बज जाते हैं। और टाइम देख रूबी थोड़ा आराम करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास नीलू उसके कमरे में आकर उससे कहती है, रूबी बेटा, थक गई है क्या? जरा देखना, मुझसे हॉल में सब्जी गिर गई, वो भी साफ कर दे, फिर आराम कर लियो, वरना सारा घर गंदा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ साफ। ये कहकर रूबी नीलू की जानबूझकर गिराई गई सब्जी को साफ करती है। और वो अपनी सास के इस हरकत से परेशान हो जाती है और अपनी सास को सबक सिखाने का मन बना लेती है। और इसी तरह अगले दिन की शुरुआत के साथ नीलू अपने पैतरे आजमाने लगती है। लेकिन इस बार तो रूबी भी तैयार थी और जैसे ही नीलू रूबी से कहती है, बहू, कल गांव से कुछ लोग आने वाले हैं, घर की सारी चादर और पर्दे धोले, बहुत समय से धुले नहीं हैं। माँ जी, पिछले सप्ताह ही तो धोए थे मैंने। अच्छा, फिर भी गंदे हो गए? ऐसा कर, मैं सारे पर्दे उतार देती हूँ, तू धो ले। इस तरह झूठ बोलकर नीलू रूबी से बहुत सारे पर्दे हाथों से धुलवा लेती है, ये कहकर कि मशीन से कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। और सारा काम कर जब रूबी आराम करने जा रही होती है तभी नीलू रूबी से कहती है, बहू, अगर घर का सारा काम हो गया तो आजा मेरे पैर दबा दे। हाँ माँ जी, अभी आई। ये कहकर रूबी किचन में जाती है और अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लेती है।
जिससे उसके हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। और इन्हीं ठंडे हाथों से जब रूबी अपनी सास के पैर दबाने लगती है तो नीलू रूबी से कहती है, बहू तेरे हाथ तो बहुत ठंडे हैं। क्या कर रही थी जो हाथों को बर्फ बना कर आई है? कुछ नहीं माँ जी, पानी का इतना काम होता है कि हाथ ठंडे हो ही जाते हैं। अच्छा जा रहने दे, तेरे हाथों से तो मुझे करंट के झटके लग रहे हैं। रूबी अपने कमरे में जाते हुए मन में सोचती है, माँ जी, आप मेरी सास हैं तो मैं भी आपकी बहू हूँ। अभी तो गेम शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देर रात सबके खाना पीना खाने के बाद जब उमेश अपनी माँ नीलू के कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ को तेज बुखार है, और ये देख उमेश अपनी पत्नी रूबी को आवाज लगाता है, रूबी रूबी जरा आना माँ के कमरे में, उनको तेज बुखार है, देखना उन्हें। तब तक मैं उनके लिए दवा लाता हूँ, तुम उनके पास आकर बैठो। ये सुनकर रूबी अपनी सास नीलू के कमरे में आती है और नीलू का सर दबाने लगती है। तभी उमेश नीलू का बुखार चेक करता है तो पता चलता है कि नीलू को तो 102 बुखार है। ये देख उमेश रूबी से कहता है, अभी तो 10 बजे हैं, शायद कोई मेडिकल स्टोर ओपन हो, मैं देख कर आता हूँ। रूबी तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ, मैं हूँ माँ जी के पास, आप जाइए। अपनी सास नीलू को तकलीफ में देख रूबी नीलू का 20 मिनट तक सर दबाती रहती है और उसके हाथ भी काफी ठंडे होते हैं, जिससे नीलू का फीवर नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद उमेश आता है और वो एक बार फिर थर्मामीटर लगाकर उसका बुखार चेक करता है तो वो अब 99 हो चुका था, जो काफी नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद नीलू उमेश से कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ, तेरी बीवी ने अपने ठंडे हाथों से मेरे सर की दबा दबा के अच्छे से सिकाई कर दी। अरे ठंडे हाथ भी तेरी बीवी के मेरी वजह से ही हैं। पर सच में आज इसने एक बेटी की तरह मेरी सेवा करी है। मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती थी, मैं उसे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं पाई, तो भला रूबी मुझे अपनी माँ कैसे मान लेती? ये बातें तो उमेश की समझ नहीं आती, पर दोनों सास बहू का रिश्ता गहरा हो जाता है और उनके बीच की तकरार भी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।